हेलो एवरीवन, वेलकम डीपी क्लास। कैसे हो आप सब प्यारे बच्चों। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी का 4th चैप्टर, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इस चैप्टर की बेटा ऑलरेडी 3 क्लासेस हमने कर रखे हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी क्रम में आज हमारी ये चौथी क्लास है। और बेटा आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं मेंडल रिसर्च के बारे में। बेटा हम लोग मेंडल के बारे में सीखने वाले हैं कि ये कौन थे, इन्होंने ऐसा क्या कंट्रीब्यूशन किया था इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स, जिसके कारण इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। तो बेटा इनके बारे में आज हम लोग सीखने वाले हैं, इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में सीखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास। तो बेटा आप लोग हेडिंग लगाइए मेंडल रिसर्च। क्या हेडिंग लगाएंगे? हेडिंग लगाएंगे आप मेंडल्स रिसर्च। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सीखते हैं बेटा किसके बारे में? मेंडल के बारे में, कि मेंडल थे कौन। तो बेटा ये जो मेंडल थे, ये आपके एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिनके जिंदा रहते तो इनको बहुत सारा क्रेडिट नहीं मिल पाया, लेकिन इनके मरने के बाद इनको बहुत सारा क्रेडिट मिला। इन्होंने जो काम किया है ना, वाकई में वो बहुत इनक्रेडिबल है। ठीक है, तो चलो इनके बारे में सीखते हैं कि ये थे कौन। देखो ये एक साइंटिस्ट थे बेटा। कहाँ पैदा हुए थे, कब पैदा हुए थे? तो ये पैदा हुए थे बॉर्न इन 22 जुलाई 1822। 22 जुलाई 1822 को पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे बेटा? ऑस्ट्रिया में। कहाँ पैदा हुए थे? ऑस्ट्रिया जैसे शहर में। ऑस्ट्रिया कहाँ पर है बेटा? ये यूरोप में है। ठीक है, ऑस्ट्रिया में पैदा हुए थे कौन? मेंडल। कब? 22 जुलाई 1822 को। ठीक है सर। इनकी जो अर्ली लाइफ थी बेटा, इनकी अर्ली लाइफ कैसी थी? अर्ली लाइफ जो थी ना इनकी, बहुत हार्ड थी। अर्ली लाइफ कैसी थी? हार्ड थी। पुअर फैमिली से थे, पुअर फैमिली से थे, इसलिए इनके जीवन में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ थी। इन्होंने क्या किया बेटा, टाइम के साथ बड़े होते गए। बड़े होने के बाद जब ये पहुँचे 1843 में, ठीक 1843 में ये 20-21 साल के थे। इन्होंने ब्रून नामक एक शहर में, ब्रून नामक एक शहर में एक मोनेस्ट्री को ज्वाइन कर लिया। ठीक, किसको ज्वाइन कर लिया बेटा? एक मोनेस्ट्री को ज्वाइन कर लिया। जैसे मठ होता है ना, वैसे एक मोनेस्ट्री होती है। मोनेस्ट्री को ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, अब मोनेस्ट्री को ज्वाइन करने के बाद जब इन्होंने मोनेस्ट्री को ज्वाइन किया ना, तो यहाँ पर मोनेस्ट्री को ज्वाइन करने के बाद इनके अंदर इंटरेस्ट जागा नेचुरल साइंस को लेकर। ठीक है, वेयर ही गॉट इंटरेस्ट इन नेचुरल साइंसेस। यहाँ पर इनके अंदर नेचुरल साइंस का कीड़ा जाग गया। ठीक है, अब नेचुरल साइंस का कीड़ा जाग गया। फिर कुछ टाइम बाद बेटा इन्होंने 1851 में कहाँ पहुँच गए? 1851 में इन्होंने एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, और 1851 से लेकर 1853 तक, ठीक है, कितने ईयर? 2 ईयर। 51 से लेकर 52, 52 से लेकर 53, यानी लगभग 2 ईयर। क्या लिखेंगे यहाँ पर? अप्रॉक्सीमेटली 2 ईयर इन्होंने बेटा स्टडी की। कहाँ पर की? यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में। यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में। अब ये इस यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ा? वेयर ही स्टडीज जहाँ पर इन्होंने किसकी पढ़ाई की? जहाँ पर इन्होंने पढ़ाई की बेटा किसकी? मैथमेटिक्स एंड नेचुरल साइंस की। जहाँ पर इन्होंने मैथमेटिक्स एंड नेचुरल साइंस की पढ़ाई की। किसकी पढ़ाई की बेटा? इन्होंने मैथ की और नेचुरल साइंस की पढ़ाई की। अब यहाँ से पढ़ाई करने के बाद ये 1856 में निकले, सॉरी 1853 में निकले। फिर ये पहुँचे कहाँ पर? इन टाइम बीतता गया। टाइम आया बेटा 1856 का। कब का टाइम आया? 1856 का। 1856 में इन्होंने अपने कुछ एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए। 1856 में इन्होंने क्या किया? स्टार्टेड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी। अपने बगीचों में इन्होंने क्या किया था बेटा?
मटर का पौधा उगाया था, उस पर इन्होंने क्या स्टार्ट किया, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। ठीक है, टाइम और बीतता गया, टाइम के साथ साथ ये पहुँचे 1861 में। कहाँ पहुँचे, 1861 में। 1861 में इन्होंने एक संस्था बनाई जिसका नाम था ब्रून नेचुरल साइंस सोसाइटी। ब्रून शहर में इन्होंने एक नेचुरल साइंस की एक सोसाइटी बनाई 1961 में। नेचुरल साइंस सोसाइटी बनाई कब, 1861 में, सॉरी अभी 19 बोल दिया, 1861 में। उसके बाद क्या हुआ बेटा, इन्होंने अपने रिसर्च चालू कर रखी थी। इनकी रिसर्च जो है ना, ये गार्डन पी पर इनकी रिसर्च जो है ना, ये 1856 से कब तक चली थी बेटा, ये चली थी 1863 तक। ठीक है, तो कितने ईयर हुए, ये लगभग 7 ईयर तक। कितने ईयर तक, लगभग 7 ईयर तक। 1856 से एक्सपेरिमेंट चली कहाँ तक, 1863 तक। उसी बीच में ये संस्था बन गई। अब अपने एक्सपेरिमेंट को लेकर टाइम बीतता गया बेटा, टाइम आया 1865 का। 1865 को इन्होंने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट पर बेटा इन्होंने एक लेक्चर दिया अपने सोसाइटी में। इन्होंने अपना पहला लेक्चर डिलीवर किया। ठीक है, अपना पहला लेक्चर डिलीवर किया कब, 1865 में। ही डिलीवर्ड his first lecture in his society। नेचुरल साइंस सोसाइटी के बेटा ये क्या थे, फाउंडर थे। इन्होंने उस सोसाइटी में अपना फर्स्ट लेक्चर 1865 में दिया था। ये लेक्चर जो था ना, किसके रिगार्डिंग था, रिगार्डिंग एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी पर इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उन एक्सपेरिमेंट पर ये कुछ कंक्लूजन निकाले थे। उन एक्सपेरिमेंट से इन्होंने क्या निकाले थे, कुछ कंक्लूजन निकाले थे, जिसके रिगार्डिंग इन्होंने क्या दिया था, अपना फर्स्ट लेक्चर दिया था। कहाँ पर, यहाँ पर। ये तो थी सर किसकी बात, ये तो थी मेंडल की बात। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि ऐसा इस गार्डन पी में क्या खास था जिसके कारण गार्डन पी को मेंडल सर ने अपने रिसर्च के लिए चुना। ठीक है, तो वाई मेंडल चूज गार्डन पी। मेंडल सर ने गार्डन पी को क्यों चुना, वाई मेंडल चूज गार्डन पी। ठीक है, पहली बात तो गार्डन पी को चुनने का सबसे बढ़िया, सबसे खास रीज़न था कि इसका लाइफ स्पैन शॉर्ट होता है। लाइफ स्पैन ऑफ पी इज़ वेरी शॉर्ट, नॉट वेरी शॉर्ट, इट इज़ शॉर्ट, एंड पी इज़ एन एनुअल प्लांट। यानी इसकी एक जनरेशन विद इन 1 ईयर आराम से आ जाती है। ठीक है, और इसकी लाइफ स्पैन अप्रॉक्सीमेट 3 मंथ की होती है। तो लाइफ स्पैन थोड़ा छोटा होता है। साल भर में लगभग 3 से 4 जनरेशन आ सकती है। अगर लाइफ स्पैन 3 महीने का है तो 1 साल में 4 जनरेशन आ जाएगी इसकी। इसका जीवन काल अगर 3 महीने का है तो 1 साल में 4 जनरेशन आ सकती है। तो इस वजह से 1 साल के अंदर कई जनरेशन ये प्राप्त कर सकते थे। इस वजह से इन्होंने किसको चुना, पी को चुना। दूसरा रीज़न क्या था बेटा, फ्लावर ऑफ पी इज़ बाइसेक्सुअल। फ्लावर ऑफ पी आर बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल होता क्या है, मतलब आपके पास अगर एक पी का फ्लावर है तो ये उसका ऐसे फीमेल पार्ट हो गया, उसी फ्लावर में क्या होगा, उसका मेल पार्ट होगा। यानी आपका पिस्टिल और स्टेमन कहाँ होता है बेटा, वो होता है आपके सेम फ्लावर में। ठीक है, दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी, मटर के प्लांट की यानी पी प्लांट्स प्योर लाइन, मटर प्लांट की जो प्योर लाइन थी उसको इजीली ऑब्टेन किया जा सकता था।
पी प्लांट्स प्योर लाइन इजिली ऑब्टेन्ड। अभी बाद में बात करेंगे बेटा कि ये प्योर लाइन क्या होती है, अभी के लिए आप लिख लीजिए इजिली ऑब्टेन्ड। ठीक है, चलो देखो फिर बात करते हैं बेटा अगले बात की। ऐसा और क्या खास था प्लांट के अंदर, इस पी प्लांट के अंदर, जिसके कारण मंडल ने इसको चुना? तो फोर्थ बात थी बेटा क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी easily done by easily done in पी प्लांट। यानी इस पी प्लांट में क्रॉस पॉलिनेशन बहुत इजीली हो सकता था। ठीक है, यानी एंथर को रिमूव करना, स्टिग्मा की बैगिंग करना, ये सारी चीज़ें आसान थी। ठीक है, इट इज़ ईजी टू इमैस्कुलेट। अगला पॉइंट, ये फर्स्ट हो गया बेटा, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया और ये हो गया फिफ्थ बात क्या थी इन्होंने? पहले पांचवी बात क्या कही? पांचवी बात इन्होंने कही कि इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग इज इजी इन पी प्लांट। बेटा आप याद करो फर्स्ट चैप्टर में जब आप पढ़ रहे थे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में आपने पढ़ा था इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग को, जहाँ पर हम लोग ये सीखते हैं कि अगर हमको सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना है तो हम क्या कर सकते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए इमैस्कुलेशन और बैगिंग जैसी प्रोसेस जो है पी प्लांट में आसानी से की जा सकती है। इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग इज ईजी इन पी प्लांट टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। इतनी सारी खास बात थी, इस वजह से मेंडल सर ने इनको चुना था। बेटा आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए मेंडल ने आपके गार्डन पी के कौन कौन से कैरेक्टर्स लिए थे। चलो फटाक से स्क्रीनशॉट करो। चलो हो गया, अब हम इसको बेटा रफ करते हैं। अच्छा एक बात यहाँ पर, एक बात और लिख लो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मेंडल ने गार्डन पी को इसलिए भी चुना था क्योंकि गार्डन पी के अंदर बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? गार्डन पी के अंदर बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठा पॉइंट यहाँ लिख लेते हैं। चलो छठा पॉइंट यहाँ लिखते हैं। गार्डन पी हैव मेनी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। गार्डन पी में बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स भी होते हैं, जिसके कारण इन्होंने किसको चुना था बेटा? गार्डन पी को चुना था। अब आइए बात करते हैं बेटा किसके बारे में, आइए हम लोग बात करते हैं कि मेंडल ने कौन कौन से कैरेक्टर्स को लिया था। चलो इसको रफ करता हूँ बेटा मैं। बेटा डेली आप 8 बजे आप बैठ जाया करिए कॉपी पेन लेके, क्योंकि ये क्लास जो है ना बेटा डेली आपको 8 बजे इसी चैनल पे मिला करेगी। चैनल पे नए हो बेटा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो यहाँ पर अब हेडिंग लिखते हैं बेटा हम लोग कैरेक्टर्स ऑफ पी प्लांट which are chosen by मेंडल। देखो मेंडल को पढ़ना बेटा इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि ये एक ऐसे व्यक्ति थे ना जिनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। किसको क्या कहा जाता है बेटा? इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। और अभी आप जान के हैरान हो गए, आपने सुना भी है कि जो बेटसन थे ना, जेनेटिक्स जो वर्ड है ना वो बेटसन ने दिया था, वो दिया था उन्होंने 1900 के बाद में। तो इन्होंने वर्क किया था 1856 के आसपास। ठीक है, जब इन्होंने जिस फील्ड में ये वर्क किए थे ना, इनको खुद ही नहीं पता था कि मैं किस फील्ड में वर्क कर रहा हूँ। ठीक, इन्होंने बस केवल क्या किया था? लक्षणों की वंशागत का अध्ययन किया था, यानी कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस का अध्ययन किया था। ठीक है, तो सोचो इनको उस ब्रांच का फादर कहा जाता है ना कि जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब वो ब्रांच एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। उस ब्रांच को बनाया किसने? बेटसन ने। जेनेटिक्स वर्ड किसने दिया था? बेटसन ने दिया था 1900 के बाद में। ठीक है, तो है तो कमाल की ही बात।
और इस आदमी ने सोचो इतना बड़ा काम किया था ना, जो उस टाइम पे आदमी सोच भी नहीं सकता था। इवन अगर आज आप चले जाओ गार्डन में, आपको बोल दिया जाए कि जाके इस तरीके का एक्सपेरिमेंट कराओ, तो आप शायद नहीं करा पाओगे। बड़ी बड़ी लैब में इस तरीके का एक्सपेरिमेंट होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप तो गार्डन की बात कर रहे हो, और ये बात उस टाइम की है, लगभग आज से 200 साल पहले की है। ठीक है, 170 ईयर के आसपास हो जाएगा वो, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 170 175 के आसपास ऐसे समथिंग। ठीक है, तो आप अंदाज़ा लगाओ कि 200 साल पहले इस आदमी ने वो करा दिया जो आज अच्छी अच्छी लैब में भी नहीं हो सकता है। तो कितना बड़ा काम किया था। वाकई में ये व्यक्ति बहुत इनक्रेडिबल था। अगर ज़िंदा होते तो शायद इस सदी के सबसे महान साइंटिस्टों में इनका नाम होता। चलो नाम लेते हैं बेटा आगे। हम उन कैरेक्टर्स का जो पी प्लांट में चूज़ किए थे, किसने, मेंडल ने। तो यहाँ पर बेटा एक टेबल बनाते हैं। सबसे पहले लिखते हैं कि यहाँ पर कैरेक्टर्स को, ठीक है। फिर यहाँ लिखते हैं बेटा क्रोमोसोम के नंबर को, यानी उस कैरेक्टर के जीन जो होते हैं ना, वो क्रोमोसोम पर कहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं उस जीन का जो डोमिनेंट ट्रेट होता है वो कैसे होता है। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे उस जीन का जो रेसेसिव ट्रेट होता है वो कैसे होता है। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम ये लिख लेते हैं कि पी प्लांट में जो क्रोमोसोम के नंबर होते हैं, पी प्लांट में जो क्रोमोसोम होते हैं बेटा, वो कितने होते हैं, 7 पेयर होते हैं। 7 पेयर इन द सेंस देयर आर 14 क्रोमोसोम। उसकी जो 2n सेल होगी उसमें क्रोमोसोम के नंबर कितने होंगे, उसमें क्रोमोसोम के नंबर 14 होंगे। तो बेटा यहाँ पर लिखते हैं हम अपना फर्स्ट कैरेक्टर। फर्स्ट कैरेक्टर जो था वो क्या था बेटा, फर्स्ट कैरेक्टर जो था वो था फ्लावर कलर। क्या था बेटा, फ्लावर का कलर। कहाँ पाया जाता था इसका जीन, इसका जीन प्रेजेंट होता था फर्स्ट क्रोमोसोम पर। कहाँ होता था बेटा इसका जीन, फर्स्ट क्रोमोसोम पर। चलो ऐसे ही लिख लेते हैं, कहाँ होता है इसका, फर्स्ट क्रोमोसोम पर। ठीक है, अब कोई एक जीन है, आपने देखा है ना कि आपके पास कोई जीन होता है, उसके क्या होती हैं, 2 फॉर्म्स होती हैं। हर जीन किसके लिए होता है, एक कैरेक्टर के लिए होता है, कैरेक्टर्स की भी कुछ फॉर्म होती हैं। ठीक है, तो देखो कैरेक्टर की 2 फॉर्म थी, एक डोमिनेंट फॉर्म थी, एक एलील फॉर्म थी। तो उसके लिए जो जीन होंगे उनकी भी क्या होगी, 2 फॉर्म होगी, एक डोमिनेंट के लिए होगी, एक किसके लिए होगी बेटा, एक रेसेसिव के लिए होगी। कैरेक्टर्स की फॉर्म को आप क्या कहते थे बेटा, ट्रेट्स कहते थे। ठीक है, उन ट्रेट्स में से एक जो था वो हेटेरोजाइगस होमोजाइगस दोनों कंडीशन में दिखता था, वो डोमिनेंट था। जो केवल होमोजाइगस कंडीशन में दिखता था वो क्या था, आपका रेसेसिव था। तो देखो फ्लावर कलर में जो पिंक कलर होता है या फिर वायलेट कलर होता है उसको डोमिनेंट माना जाता है ओवर वाइट कलर। ठीक है, अगला बेटा जो इनका कैरेक्टर था वो क्या था, अगला जो इनका कैरेक्टर था, अगला जो कैरेक्टर था वो था इनका सीड कलर। क्या था, सीड कलर। ये भी, इसके भी जीन कहाँ होंगे, फर्स्ट क्रोमोसोम पर होंगे। सीड कलर कैसे होता है बेटा, ये होता था येलो डोमिनेंट वाला। रेसेसिव वाला कैसा होता था बेटा, ग्रीन होता था। ठीक है, उसके बाद चलते हैं बेटा कहाँ पर, उसके बाद चलते हैं हम लोग प्लांट की हाइट पर। कहाँ चलेंगे बेटा, प्लांट की हाइट पर। कहाँ चलेंगे बेटा, प्लांट की हाइट पर। तो चलो अगला बढ़ते हैं हम लोग कहाँ पर, थर्ड कैरेक्टर में, यानी प्लांट की हाइट पर। स्टेम की हाइट, यानी स्टेम हाइट पर। स्टेम हाइट का जो जीन था ना वो 4th क्रोमोसोम पर था। कहाँ पर था, 4th क्रोमोसोम पर। स्टेम हाइट का जो डोमिनेंट फॉर्म था ना वो कैसा था बेटा, टॉल था। कैसा था वो, टॉल था। ठीक है, और स्टेम हाइट का बेटा जो रेसेसिव फॉर्म था वो कैसे था, वो आपका डॉर्फ था। कैसे था बेटा, डॉर्फ था। फिर चलते हैं बेटा हम लोग 4th कैरेक्टर पर। कहाँ चलेंगे बेटा, 4th कैरेक्टर पर। 4th क्या था, 4th क्या था बेटा, 4th जो था ना वो था आपका फ्लावर की लोकेशन। फ्लावर कहाँ होता है, फ्लावर पोजीशन। ठीक है, फ्लावर पोजीशन के क्रोमोसोम कौन सा, फ्लावर पोजीशन का जो जीन था ना उसके जीन कौन से क्रोमोसोम पर होते थे, तो वो होते थे बेटा 4th क्रोमोसोम पर। उसका डोमिनेंट फॉर्म कौन सा होता था, डोमिनेंट फॉर्म होता था बेटा एक्सियल।
ठीक है। एक्सियल फ्लावर कैसे होते हैं, सपोज करो ये आपका एक प्लांट है, ठीक है, ये उसकी ऐसे ब्रांचेज हैं, ठीक। तो यहाँ पर अगर बीच बीच में ऐसे फ्लावर नज़र आए यहाँ पर, ठीक है, तो इसको आप क्या कहते हो, ये कैसे फ्लावर हैं, ये एक्सियल फ्लावर है, ठीक है। तो ये आपका डोमिनेंट फॉर्म था। रेसेसिव फॉर्म जो था वो कैसा था बेटा, वो टर्मिनल था, यानी इसमें जो फ्लावर था वो प्लांट के टर्मिनल पार्ट पर पाया जाता था। ये आपका मान लीजिए एक सपोज करिए एक प्लांट है, तो इसका जो फ्लावर होगा ना वो कहाँ होगा, एकदम टर्मिनल पार्ट पर। कहाँ होगा बेटा, टर्मिनल पार्ट पर। तो ये क्या था बेटा, टर्मिनल था, ये रेसेसिव था, ये क्या था, एक्सियल था, ये क्या था बेटा, आपका डोमिनेंट फॉर्म था। अब चलते हैं बेटा इसके पाँचवें पर, ठीक है। कहाँ चलेंगे बेटा, पाँचवें पर। पाँचवें पे की बात करेंगे बेटा, तो हम बात करते हैं पॉड शेप की। किसकी बात करते हैं, पॉड शेप की। आप बाज़ार गए होगे बेटा, आप बाज़ार गए होगे, जब एक मटर को ले आते हो तो मटर कैसी होती है, मटर कुछ आपको ऐसी दिखाई देती है, ऐसी दिखाई देती है ना। तो ये जो मटर है ना, जो जिसके अंदर उसके दाने, मटर के दाने बंद रहते हैं ना, जिस फली के अंदर दाने बंद रहते हैं ना, उसको हम पॉड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पॉड कहते हैं। तो उस पॉड का शेप कैसे था बेटा, उस पॉड का शेप जो था ना वो दो टाइप का था, एक डोमिनेंट फॉर्म था, एक रेसेसिव फॉर्म था। लेकिन पॉड शेप का भी जो जीन था ना वो भी कहाँ था, वो भी था 4th क्रोमोसोम पर। पॉड का शेप कैसे था बेटा, पॉड का शेप जो था ना वो कुछ ऐसे था, देखो इधर। पॉड का शेप था बेटा इन्फ्लेटेड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड। कैसा था बेटा, इन्फ्लेटेड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड। तो जो डोमिनेंट फॉर्म था वो इन्फ्लेटेड था। इन्फ्लेटेड फॉर्म कैसा दिखता है, देखो इधर, ये आपका एक मटर का पॉड है, देखो ऐसे स्ट्रेट है, ठीक है। ये वाला पार्ट कैसा है, इसका स्ट्रेट है ना। जब ये कॉन्स्ट्रिक्टेड था, कैसा था बेटा, कॉन्स्ट्रिक्टेड था, तब ये आपकी मटर की फली कुछ ऐसे दिखती थी। एक मिनट रुक बेटा, देखो ऐसे अंदर की तरफ थोड़ा सा मुड़ी हुई स्ट्रक्चर होती थी इसके बाहर की ओर, ठीक है। तो ये पॉड कैसा है, ये पॉड कॉन्स्ट्रिक्टेड है और ये पॉड कैसा है, इन्फ्लेटेड है। तो कितने कैरेक्टर हो गए बेटा, 5। अब छठा कैरेक्टर देखते हैं, छठा कैरेक्टर मेंडल ने क्या लिया था, ठीक है। छठा कैरेक्टर लिया था बेटा मेंडल ने पॉड का कलर, पॉड का कलर, यानी जिसके अंदर आपके मटर के दाने पैक होते हैं ना उसका कलर कैसा होता है। ये कहाँ पर था, इसका जीन था बेटा 5th क्रोमोसोम पर। और पॉड का कलर जो डोमिनेंट था ना वो कैसा था, जो पॉड का कलर डोमिनेंट था ना वो डोमिनेंट कलर बेटा ग्रीन था। कैसा था, ग्रीन था। येलो कलर इसका कैसा था बेटा, येलो कलर इसका रेसेसिव था। कैसा था बेटा, पॉड का जो कलर था, एक मिनट जरा होल्ड करना था बेटा, ठीक है, एक मिनट यार, रेड मार्कर ढूंढ रहा हूँ मैं, हाँ मिल गया, ठीक है। चलो तो देखो पॉड का कलर एक को बनाते हैं हम ग्रीन से, सॉरी यार इसको ग्रीन करना है। ये पॉड का कलर जो है ना, ये देखो ये पॉड का कलर कैसा है, ये पॉड का कलर कैसा है, ये ग्रीन है। यहाँ पर ये जो मेरा पॉड है ना जिसके अंदर मटर के दाने बंद रहते हैं, ये कैसा है बेटा, ये आपका ग्रीन है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर जो पॉड है ना वो येलो कलर का है। अब येलो तो है नहीं मेरे पास, मैं इसको रेड से बना देता हूँ, ठीक है। ये जो पॉड है ना जिसके अंदर मटर के दाने बंद हैं, ये कैसा है बेटा, ये आपका येलो कलर है, ठीक है। अब आते हैं बेटा हम लोग लास्ट कैरेक्टर में। किस में आते हैं बेटा, लास्ट कैरेक्टर में, ठीक है। लास्ट कैरेक्टर क्या है, लास्ट कैरेक्टर है बेटा फ्लावर का। देखो फ्लावर का पहला हो गया हमारा, फ्लावर का कलर कैसा होना चाहिए, पिंक और डोमिनेंट वाला, और रेसेसिव कहना कैसा होना चाहिए, वाइट होना चाहिए। अब हमने बात की थी बेटा दूसरे में सीड की, ठीक है। किसकी बात की थी, सीड की। सीड का जो कलर है ना वो येलो है डोमिनेंट फॉर्म में और रेसेसिव है ग्रीन फॉर्म में। अब इसी सीड का बेटा कुछ शेप भी होता है, आकार भी होता है। अगर ये राउंड शेप में है तो डोमिनेंट फॉर्म है, अगर ये रिंकल्ड शेप में है, टेढ़ा मेढ़ा है, तो ये क्या है आपका रेसेसिव फॉर्म है। तो हम लिखते हैं बेटा किसको, हम लिखते हैं सीड के शेप को। किसको लिखते हैं बेटा, सीड के शेप को। इसके क्रोमोसोम जो है, इसके जीन जो है ना वो 7th क्रोमोसोम पर होते हैं। कहाँ पर होते हैं बेटा, 7th क्रोमोसोम पर होते हैं। और इसकी जो डोमिनेंट फॉर्म होती है ना, इस जीन की जो डोमिनेंट फॉर्म होती है वो होती है बेटा राउंड। कैसी होती है वो, राउंड होती है। यानी इसके जो सीड होंगे ना ऐसे राउंड शेप में होंगे, और इसके जो रेसेसिव फॉर्म के सीड होंगे ना वो कैसे होंगे बेटा, वो रिंकल्ड होंगे।
कैसे होंगे, रिंकल्ड होंगे, यानी राउंड नहीं होंगे, वो कुछ ऐसे ऐसे होंगे। ठीक है, तो ये कैसी होगी बेटा, रिंकल्ड फॉर्म होगी। इन 7 कैरेक्टर को ध्यान में रखकर मेंडल ने इन प्लांट्स, पी प्लांट्स के बीच में ना बहुत सारे क्रॉस परफॉर्म किए। क्या किए बेटा, बहुत सारे क्रॉस परफॉर्म किए। एक कैरेक्टर को लेके मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया, 2 कैरेक्टर को लेके डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया, 3 कैरेक्टर को कंसिडर करके ट्राई हाइब्रिड क्रॉस कराया। अलग अलग इन्होंने बहुत सारे क्रॉस कराया। इन्होंने 7 साल अपनी एक्सपेरिमेंट की थी, 1856 से लेके 63 तक। तो 7 साल में इन्होंने बहुत सारे क्रॉस कराए और कई सारी जनरेशन ऑब्टेन की। वहाँ पर उन्होंने कैरेक्टर की इनहेरिटेंस का अध्ययन किया, फिर उसके आधार पर उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाला। वही कंक्लूजन क्या कहलाते हैं, आज हमारे मेंडेलियन लॉ कहलाते हैं, मेंडेलियन लॉ ऑफ जेनेटिक्स कहलाते हैं। जेनेटिक्स के लिए जो मेंडल ने लॉ तैयार किए थे वो इन्हीं सब कैरेक्टर की इनहेरिटेंस की स्टडी से आए थे। ठीक है, तो फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा, चलो हम लोग देखते हैं बेटा वन जीन इनहेरिटेंस को। क्या देखते हैं हम लोग, वन जीन इनहेरिटेंस को। चलो आप लोग हेडिंग लगाएंगे बेटा वन जीन इनहेरिटेंस, वन जीन इनहेरिटेंस। ठीक है, हम लोग बात करेंगे वन जीन इनहेरिटेंस के बारे में। तो जब बेटा याद करो आप, लास्ट क्लास में हमने कहा था जब किसी एक जीन की इनहेरिटेंस को ध्यान में रख के क्रॉस कराया जाए तो उस क्रॉस को आप क्या कहते थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो वन जीन इनहेरिटेंस का मतलब है यहाँ पर कौन सा क्रॉस कराओगे आप, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, दैट क्रॉस इन विच वन जीन इज कंसिडर्ड फॉर एनालिसिस। एक जीन की इनहेरिटेंस कंसिडर की जाती है एनालिसिस के लिए, उसको आप क्या कहते थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडल ने क्या किया, मेंडल टुक two different pure line traits pea plant for a same character। ठीक है, अच्छा एक बात यहाँ पर ध्यान रख लीजिए, हो सकता है कभी एमसीक्यू वगैरह में आपसे पूछ ले, मेंडल ने कितने कैरेक्टर्स को कंसिडर किया था बेटा, 7 कैरेक्टर्स को अध्ययन किया था। हर कैरेक्टर के क्या होते हैं बेटा, 2 फॉर्म होते हैं। ठीक है, कितने ट्रेट्स होते हैं, 2 ट्रेट्स होते हैं, एक डोमिनेंट ट्रेट्स और एक रिसेसिव ट्रेट्स। हर कैरेक्टर के अगर 2 ट्रेट्स हैं तो 7 कैरेक्टर्स के कितने ट्रेट होंगे, तो मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स को स्टडी किया था और 14 ट्रेट्स को स्टडी किया था, क्योंकि एक कैरेक्टर की 2 ट्रेट्स होती हैं, डोमिनेंट ट्रेट एंड रिसेसिव ट्रेट। तो उन्होंने क्या किया था, 7 कैरेक्टर की 14 ट्रेट्स का अध्ययन किया था। ठीक है, तो ये बातें आप याद रखिएगा। ठीक है, कभी एमसीक्यू वगैरह में पूछ ले कि मेंडल ने कितने ट्रेट्स का अध्ययन किया था, गलती से 7 मार के मत आ जाना। उन्होंने 14 ट्रेट्स का अध्ययन किया था। हर कैरेक्टर की 2 ट्रेट होती है, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। मेंडल ने क्या किया बेटा, 2 अलग अलग प्योर लाइन ट्रेट के 2 पी प्लांट लिए एक कैरेक्टर के। अब सर ये प्योर लाइन ट्रेट्स क्या होते हैं, देखो इधर मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पर मैंने लिया एक पी प्लांट। क्या लिया बेटा, एक पी प्लांट। ध्यान से समझेंगे बेटा कि प्योर लाइन ट्रेट्स क्या होते हैं। देखो यहाँ पर एक पी प्लांट लिया और हमें पता है कि पी प्लांट कैसा होता है सर, बाइसेक्सुअल होता है। ठीक है सर, तो यहाँ पर क्या है बेटा, ये पी का फ्लावर है। क्या है बेटा, ये पी का फ्लावर है। अगर ये बेटा बाइसेक्सुअल है तो इसी पर क्या होगा, इसी पर इसका फीमेल पार्ट भी होगा और इसी पर इसका क्या होगा, मेल पार्ट भी होगा। ठीक है सर, सपोज करो ये जो पी प्लांट है ना, ये इसमें जो उसका जीनोटाइप है, इसका एक कैरेक्टर चुन लेता हूँ मैं, इसका एक कैरेक्टर कंसिडर करता हूँ मैं, इसकी हाइट, उस हाइट का जीनोटाइप इसके अंदर क्या है बेटा, कैपिटल टी है। तो इसकी जितनी भी डिप्लॉयड सेल्स होंगी, उन सब में क्या होगा, कैपिटल टी होगा। अब यहाँ पर एक होगी माइक्रोस्पोर मदर सेल 2n होगी। उसके बाद जब उससे माइक्रोस्पोर बनेगा यानी उसमें मियोसिस होगी, मियोसिस के बाद फिर उस माइक्रोस्पोर से जब पोलन ग्रेन बनेगा तो पोलन ग्रेन बेटा तो हैप्लॉयड होता है। हैप्लॉयड होने का मतलब है ये जो जीन पेयर में है ये क्या हो जाएंगे बेटा, अलग अलग हो जाएंगे।
सेम ऐसे ही इस ओवरी के अंदर यहाँ पर जो ओव्यूल होता है, इस ओव्यूल में जो एग सेल बनेगी वो एग सेल भी हैप्लॉइड होगी, क्योंकि देखो सेम प्लांट का है तो इसका भी जीनोटाइप कैसा रहा होगा, कैपिटल टी रहा होगा। और इसमें जब एग सेल बनी होगी तो इसमें भी मियोसिस हुई होगी, यानी यहाँ पर भी क्या आया होगा, कैपिटल टी ही आया होगा। ठीक है, तो इसका मेल गैमेट भी कैपिटल टी वाला है, फीमेल गैमेट भी कैपिटल टी वाला है। और अगर यहाँ पर सेल्फिंग हो जाए, क्या हो जाए बेटा, सेल्फिंग, यानी यहाँ पर हो जाता है सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। तो यही वाला पॉलन ग्रेन किससे अटैच होगा बेटा, अटैच होगा किससे, इस एग सेल से। तो इसका मेल गैमेट कैसा है, कैपिटल टी वाला है। फीमेल गैमेट भी कैसा है, कैपिटल टी वाला है, क्योंकि सेम प्लांट का है। तो आने वाली जनरेशन कैसी होगी, कैपिटल टी वाली होगी। ठीक है, इस कैपिटल टी भी में कभी मियोसिस होगी, इससे जो प्लांट बनेगा उसमें मियोसिस होगी, तो उसका मेल गैमेट भी कैपिटल टी वाला बनेगा, फीमेल गैमेट भी कैपिटल टी वाला बनेगा, ऐसा ही होगा ना। तो इसके बाद इस कैपिटल टी की जो जनरेशन आएगी, ये तो आपकी आ गई। आप देखो इसमें सेल्फिंग हुई, इस प्लांट में सेल्फिंग होने के बाद जो सीड बना वो कैसा है, कैपिटल टी वाला है, यानी बिल्कुल इसके जैसा है। इससे जो जनरेशन आएगी सेल्फिंग के थ्रू, वो भी कैसे होगी, बिल्कुल इसके जैसी होगी जैसे ये वाली से आई है। कैपिटल टी में सेल्फिंग लगातार होती रहेगी तो कैपिटल टी वाली ही जनरेशन आती होगी। ठीक है, आपने क्या लिया था, आपने एक डोमिनेंट ट्रेट लिया था, आपने डोमिनेंट ट्रेट को इस फ्लावर में इस तरीके से इन्वॉल्व किया है कि वो अब इसमें परमानेंट हो गया है कि अब सेल्फिंग कराते रहो और कैसा आते रहेगा, कैपिटल टी जनरेशन ही आती रहेगी। क्योंकि सेल्फिंग होगी तो जैसा मेल होगा वैसा फीमेल होगा, तो सेम वही आता रहेगा। ठीक है, चलो, तो ये था बेटा आपका प्योर लाइन। इन्होंने क्या किया, दो प्योर लाइन पौधे लिए, यानी होमोजाइगस ट्रेट लिया इन्होंने। ठीक है, तो इन्होंने क्या लिया बेटा, एक पी प्लांट लिया इस साइड में, इधर इन्होंने क्या किया, एक पी प्लांट लिया, इधर इन्होंने एक पी प्लांट लिया, इधर भी इन्होंने क्या लिया, एक पी प्लांट लिया। ठीक है, इनके पास कितने पी प्लांट हो गए सर, इनके पास 2 पी प्लांट हो गए। ये पी प्लांट जो था, ये कैरेक्टर्स इन्होंने जो लिए इस में क्रॉस के लिए, इन्होंने कैरेक्टर कौन सा चुना, इन्होंने कैरेक्टर चुना बेटा प्लांट हाइट का। किसका कैरेक्टर चुना है बेटा, प्लांट हाइट का। प्लांट हाइट का होमोजाइगस डोमिनेंट ट्रेट यहाँ पर लिया, होमोजाइगस रिसेसिव ट्रेट यहाँ पर लिया। अब याद करो आप, अभी जस्ट पहले मैंने कहा था कि हाइट का जो डोमिनेंट ट्रेट होता है ना, वो कौन सा होता है, कैपिटल टी होता है। कैसा है ये, होमोजाइगस डोमिनेंट है। कैसा है बेटा, ये होमोजाइगस डोमिनेंट है। ये कैसा है बेटा, ये आपका होमोजाइगस रेसेसिव है। कैसा है बेटा, ये आपका होमोजाइगस रेसेसिव है। ठीक है, अब देखो हम क्या करा रहे हैं, इन्हें क्रॉस करवा रहे हैं। जब आप क्रॉस कराने जाते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्रॉस का मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको गैमेट फॉर्मेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, गैमेट का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। आपने यहाँ पर क्या किया बेटा, यहाँ पर किया गैमेट फॉर्मेशन, यहाँ पर क्या किया, गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, वही गैमेट फॉर्मेशन यहाँ पर करते हो, वही यहाँ पर करते हो, ये है गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर क्या हो जाती है बेटा, मियोसिस हो जाती है, यानी किसी कैरेक्टर्स के जो जीन थे ना, जो पेयर में थे वो अलग हो जाते हैं, जो जीन पेयर में थे वो उसमें भी क्या हो जाएंगे, अलग। यहाँ पर आप क्या करा रहे हो, यहाँ पर करा रहे हो आप मियोसिस। आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा एक कैपिटल टी, यहाँ पर मिलेगा एक कैपिटल टी। यहाँ पर जो गैमेट बने हैं ना वो कैसे हैं, एक जैसे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो भी गैमेट बनेगा वो कैसा होगा, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। यहाँ पर भी जो गैमेट बनेगा वो कैसा होगा, एक जैसा होगा। ठीक है, इस ऑर्गेनिज्म के दोनों गैमेट सेम है, इसके भी दोनों गैमेट सेम है। ठीक है, अब चांसेस क्या हैं बेटा, देखो चांसेस ये हैं कि हो सकता है कि ये कैपिटल टी वाला गैमेट, इसको अगर मैं मेल कंसिडर करता हूँ तो इसको क्या कंसिडर करूँगा, मैं फीमेल कंसिडर करूँगा। ठीक है, तो हो सकता है कि ये मेल गैमेट इस फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़ कर जाए तो क्या बना देगा, ये बना के देगा आपको कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है,
उसके बाद ये भी चांसेस हैं, एक मिनट बेटा, हाँ बेटा चलो देखो, बाहर असल में कोई आ गया था, चलो ध्यान से देखते हैं आगे बेटा। यहाँ पर जब ये वाला गैमेट के पास ये चांस है कि ये इससे मैच कर सकता है, ये बना सकता है। इस वाले गैमेट के पास चांस है कि ये इस वाले गैमेट के पास चांस है कि ये इस वाले गैमेट से भी फ्यूज़ करके क्या बना सकता है, ये बना सकता है कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, उसके बाद देखो इस वाले के पास चांस है कि ये इसके साथ मैच करके क्या बना सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसके पास चांस क्या है बेटा, ये इससे मैच करके क्या बना सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये वाला जब इससे मैच करेगा तो क्या बनाएगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल। ये वाला जब इससे मैच करेगा तो क्या बनाएगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब देख बेटा, यहाँ पर जो पहली जनरेशन थी, ये जो पहली पीढ़ी आई ना, इसको कहा F1 जनरेशन। क्रॉस कराने के बाद जो फर्स्ट प्रोजेनी प्राप्त हुई वो हमको क्या कहलाई, वो कहलाई हमारी F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में जब मेंडल ने देखा ना तो वो एकदम शॉक्ड हो गया। F1 जनरेशन के जब रिजल्ट्स को देखा ना तो वो एकदम शॉक्ड हो गया। उसने सोचा भाई साहब मैंने एक प्योर टॉल लिया था, मैंने एक प्योर डॉर्फ लिया था, लेकिन जो इसकी पहली जनरेशन आई ना उसमें पूरे के पूरे कैसे थे, सब टॉल थे। क्यों टॉल थे, देखो इधर कैसे टॉल थे। ये वाला जो होता है ना कैपिटल टी, ये डोमिनेंट फॉर्म होता है बेटा, ये रिसेसिव फॉर्म को दिखने नहीं देगा, तो ये कैसा दिखेगा आपको, फिर टॉल दिखेगा। ये इसमें भी कैपिटल टी है, कैपिटल टी इस स्मॉल टी का एक्सप्रेशन नहीं होने देगा, यानी ये भी कैसा दिखेगा बेटा, टॉल दिखेगा। ये कैपिटल टी इस वाले स्मॉल टी का एक्सप्रेशन नहीं होने देगा, ये भी कैसा दिखेगा, टॉल दिखेगा। ये वाला कैपिटल टी इसका एक्सप्रेशन नहीं होने देगा, ये खुद एक्सप्रेस होगा और ये कैसा दिखेगा, टॉल दिखेगा। तो पूरी जनरेशन के सभी इंडिविजुअल कैसे थे, ये सब के सब टॉल थे। तो मेंडल शॉक्ड हुआ। फिर उसने क्या किया बेटा, इस F1 जनरेशन में, इस F1 जनरेशन में उसने सेल्फिंग होने दी। क्या होने दी बेटा, सेल्फिंग होने दी। F1 जनरेशन में क्या होने दी बेटा, उसने सेल्फिंग होने दी। अब F1 जनरेशन के सेल्फिंग का मतलब क्या है बेटा, F1 जनरेशन में उसने सेल्फिंग होने दी। तो F1 जनरेशन में क्या होने दी, सेल्फिंग। अब F1 जनरेशन में सेल्फिंग का क्या मतलब है, मैंने बेटा कल कहा था कि सेल्फिंग का मतलब होता है कि जिस जनरेशन में हम सेल्फिंग करा रहे हैं उसी जनरेशन का कोई एक इंडिविजुअल मेल ले लेते हैं, कोई एक इंडिविजुअल फीमेल मान लेते हैं। तो इस जनरेशन में अगर मैं क्या करा रहा हूँ बेटा, इस F1 जनरेशन में मैं क्या करा रहा हूँ, सेल्फिंग करा रहा हूँ। ठीक, इफ़ इस F1 जनरेशन में सेल्फिंग कराएंगे तो इसी जनरेशन के किसी एक इंडिविजुअल को मेल मान लेंगे, किसी एक इंडिविजुअल को क्या मान लेंगे, फीमेल मान लेंगे। तो सेल्फिंग करा रहे हैं तो एक हम ले लेंगे मेल, वो भी इसी जनरेशन का होगा, यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला होगा। और इसी का क्या ले लेते हैं बेटा, इसी का ले लेंगे हम फीमेल। ठीक है, वो भी कैसे होगी, वो भी कैपिटल टी और स्मॉल टी वाली होगी। यानी इस केस में ये भी कैसी है बेटा, टॉल है, ये भी कैसी है, टॉल है। ठीक है, अब हमारी जेनेटिक टर्मिनोलॉजी में जो हम लोग अभी सीख के आए हैं ना, उसमें हम इसको क्या कहते हैं बेटा, हाइब्रिड कहते हैं। हाइब्रिड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एक फॉर्म डोमिनेंट वाली है, एक रेसेसिव फॉर्म है, तो कैसा है, हाइब्रिड है, प्योर नहीं है। प्योर तो ये वाले हैं, इसमें दोनों कैसे हैं, दोनों एलील इसके सेम एक जैसे हैं। ये क्या है बेटा, ये रेसेसिव वाला है, वो डोमिनेंट वाला है। अब देखो इधर, अब यहाँ पर क्या कराएंगे बेटा, यहाँ पर भी सेम वही कराएंगे जो यहाँ पर कराया है हमने। ठीक है, इसमें भी क्या कराएंगे बेटा, गैमेट फॉर्मेशन कराएंगे। इसमें भी कराया हमने गैमेट का फॉर्मेशन। ठीक है, क्या आया, कैपिटल टी आया एंड स्मॉल टी आया। ठीक है, इसमें भी कराया इसने गैमेट का फॉर्मेशन, सेम वही तरीके से। तो इसमें भी क्या आया, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर क्या होती है बेटा, मियोसिस होती है। क्या होती है, मियोसिस होती है। यहाँ पर भी आया, इन दोनों में से एक इस साइड चला गया, एक इस साइड आ गया। ठीक है, इसमें दोनों में से एक इस साइड चला गया बेटा और एक इस साइड आ गया। ठीक है, अब देखो क्या हो सकता है, अब यहाँ पर क्या हो सकता है, देखो चांसेस हैं कि ये वाला मेल गैमेट इस वाले फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़ कर जाए। ठीक है, तब क्या बना के देगा बेटा, ये तब ये बना के देगा आपको कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, सॉरी, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी। ये वाला मेल गैमेट इस वाले फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़ कर जाएगा तो कैपिटल टी दे सकता है। ये भी चांसेस हैं कि ये वाला मेल गैमेट इस वाले फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़ कर जाता है तो क्या दे सकता है, यहाँ से आएगा कैपिटल टी, यहाँ से आएगा स्मॉल टी, ये दे सकता है। ठीक है सर, अब यहाँ से देखो बेटा क्या हो सकता है, इस वाले के साथ में ये वाला मेल गैमेट इस फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़ करके क्या दे सकता है, ये दे सकता है बेटा कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है,
ये वाला मेल गैमेट इस वाले फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़ करके क्या दे सकता है आपको, ये दे सकता है बेटा स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, अब मेंडल ने जब F2 जनरेशन को देखा, F1 जनरेशन में सेल्फिंग कराने के बाद जो जनरेशन प्राप्त होती है ना, उसको आप F2 जनरेशन कहते हो। F2 जनरेशन को देखा तो वो चौंक गया। इसमें क्या थे बेटा, इसमें टॉल भी थे, ठीक, और कैसे थे बेटा, डॉर्फ भी थे। चौंक इसलिए गया क्योंकि जिस पीढ़ी में मुझे कोई पौधा डॉर्फ नहीं दिखा था, उसमें मैंने क्या करा दिया, सेल्फिंग करा दिया, तो मुझे एक डॉर्फ मिल गया। मतलब पेरेंट्स, इस जनरेशन के पेरेंट्स कौन थे, वो तो ये हैं। इस जनरेशन के F2 जनरेशन के पेरेंट्स कौन से हैं, ये हैं। और पेरेंट में क्या है, कोई डॉर्फ नहीं है, तो यहाँ पर कैसे डॉर्फ आ गया। ठीक है, तो इससे क्या किया बेटा, उसने कुछ कंक्लूजन निकाले होंगे, उसको देखते हैं अभी आगे। देखो बेटा, इधर क्या किया इसने, ये गैमेट इस गैमेट से मिला, ये बना, ये गैमेट अगर इस गैमेट से मिलता है तो ये बनता है। अब ये टॉल कैसे हो गया, देखो इधर ये वाला कैपिटल टी और ये वाला क्या है, स्मॉल टी। कैपिटल टी जो है स्मॉल टी के एक्सप्रेशन को रोक लेगा, यानी इसको एक्सप्रेस नहीं होने देगा, तो कौन एक्सप्रेस होगा, केवल और केवल कैपिटल टी। कैसा होगा, टॉल होगा। लेकिन क्या ये प्योर टॉल है, नहीं सर। ये कैसा टॉल है बेटा, इसको आप कहते हो हाइब्रिड टॉल। कैसा टॉल है बेटा, ये हाइब्रिड टॉल है। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये भी सेम वैसा ही है, ये इसके एक्सप्रेशन को रोक लेगा तो ये भी कैसा दिखेगा, टॉल दिखेगा। तो ये भी कैसा है सर, ये भी है हाइब्रिड टॉल। ठीक है, ये क्या है बेटा, ये प्योर टॉल है क्योंकि दोनों जीन कैसे हैं, टॉल वाले हैं। और ये क्या है बेटा, ये प्योर डॉर्फ है क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन में रेसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है। तो ये दोनों क्या हैं, रेसेसिव कैरेक्टर हैं और होमोजाइगस कंडीशन, रेसेसिव ट्रेट्स हैं, सॉरी कैरेक्टर नहीं, ट्रेट्स हैं। तो ये भी क्या है बेटा, प्योर फॉर्म में है। ठीक है, तो बेटा इसका फटाक से स्क्रीनशॉट करो। यही है हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में लास्ट में जो हमको जनरेशन मिलती है, वो उसका जो आप रेशियो निकालते हो, वो रेशियो क्या है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो रिजल्ट है वो क्या है, एक इसमें क्या है, टॉल है। दो इसमें क्या है बेटा, हाइब्रिड टॉल है। एक क्या है बेटा इसमें, एक इसमें डॉर्फ है। अच्छा, ये रेशियो आप किसके हिसाब से देख रहे हो बेटा, ये आप जीनोटाइप के हिसाब से देख रहे हो ना। इसका जीनोटाइप कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले कितने हैं, 2 हैं। स्मॉल टी वाले 1 हैं। यानी जीनोटाइप रेशियो इसका कितना आया, 1:2:1। अब इसी का रेशियो हम देखते हैं बेटा फिनोटाइप रेशियो। फिनोटाइप रेशियो का मतलब दिखने में कैसे हैं बेटा, दिखने में तीनों प्लांट एक जैसे होंगे। जितने भी टॉल वाले हैं ना, ये सब एक जैसे दिखाई देंगे। ठीक है, तो बेटा इसका फिनोटाइप रेशियो कितना आएगा, 3 टॉल हैं, 1 डॉर्फ है। ये रेशियो इसका क्या है, फिनोटाइप रेशियो है। ठीक है, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में जब हम रेशियो देखते हैं तो जीनोटाइप कितने टाइप के बन रहे हैं इसमें, 3 टाइप के। कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। 3 टाइप के जीनोटाइप हैं इसमें। ठीक है, तो इसका मतलब जीनोटाइप रेशियो 1:2:1। ठीक है, फिनोटाइप में मतलब 3 टॉल दिख रहे हैं, 1 डॉर्फ दिख रहा है, तो कैसा होगा बेटा, 3:1 होगा। अच्छा, इसी F2 जनरेशन में जो हमने सेल्फिंग कराई है ना, इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं बेटा। इसको हम समझ सकते हैं बेटा पुनेट स्क्वायर के थ्रू। आप फटाक से इसका स्क्रीनशॉट करो तो फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। चलो यहाँ पर देखते हैं बेटा, यहाँ पर हम पुनेट स्क्वायर के थ्रू करके देख लेते हैं। चलो, क्योंकि डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम पुनेट स्क्वायर का ही इस्तेमाल करेंगे, तो उसकी भी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी होनी चाहिए हमें। चलो फटाक से देख लेते हैं। सेल्फिंग करा रहे हैं तो मेल कैसा है हमारा, मेल है कैपिटल टी स्मॉल टी का। फीमेल भी कैसी है बेटा, फीमेल भी है कैपिटल टी स्मॉल टी की। ये दोनों कैसे हैं, हाइब्रिड टॉल हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने एक डिब्बा बना लिया। ठीक है, इसमें जो गैमेट बनेंगे कैसे बनेंगे बेटा, जब इसमें मियोसिस होगी तो एक गैमेट ऐसे बनेगा, एक गैमेट कुछ ऐसे बनेगा। यानी दोनों जीन के जो पेयर हैं उनमें से एक जीन इस साइड में चला जाएगा, एक इधर आ जाएगा। इसमें भी सेम वही होगा, कैपिटल टी एक साइड में, स्मॉल टी बेटा एक साइड में। अब डिब्बे को थोड़ा सा नीचे बनाना पड़ेगा। देख बेटा, मेल में कितने टाइप के गैमेट बने, 2। फीमेल में भी कितने टाइप के गैमेट हैं, 2। यहाँ पर बेटा हम एक स्क्वायर शेप डिब्बा बनाते हैं। इस डिब्बे को हमने नाम दे दिया पुनेट स्क्वायर का। इधर प्लॉट करते हैं किसको, मेल को, इधर प्लॉट करते हैं किसको बेटा, फीमेल को। मेल में कितने गैमेट हैं, 2 गैमेट हैं, तो यहाँ पर हमने 2 चैम्बर बना लिए। फीमेल साइड में भी कितने गैमेट हैं, 2 टाइप के गैमेट हैं, तो कितने चैम्बर बना लिए, 2 चैम्बर। पहले टाइप के मेल गैमेट को यहाँ लिखा, दूसरे टाइप के मेल गैमेट को यहाँ लिखा। फीमेल गैमेट पहला टाइप यहाँ लिखा, फीमेल गैमेट दूसरा टाइप आपने यहाँ लिखा।
अब ये और ये गैमेट आपस में मिलेगा तो क्या बनाएगा, कैपिटल टी कैपिटल टी। ये गैमेट और ये गैमेट आपस में मिलेगा तो क्या बनाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये गैमेट और ये गैमेट मिलेगा तो क्या बनाएगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ये गैमेट और ये वाला गैमेट मिलेगा तो क्या बनाएगा, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। देख, ये फीमेल गैमेट और ये मेल गैमेट मिला तो ये बना, ये फीमेल गैमेट ये वाला मेल गैमेट मिला तो ये बना, ये फीमेल गैमेट और ये वाला मेल गैमेट मिला तो ये बना, ये फीमेल गैमेट और ये वाला मेल गैमेट मिला तो ये बना। ये कैसा होगा बेटा, ये होगा आपका प्योर टॉल। ये क्या होगा बेटा, ये होगा आपका हाइब्रिड टॉल। कैसा है ये, हाइब्रिड टॉल है। ये भी कैसा है, हाइब्रिड टॉल है, क्योंकि इसमें एक रिसेसिव ट्रेट भी है और डोमिनेंट ट्रेट भी है। और ये कैसा है बेटा, ये आपका ड्वार्फ है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि कितने टाइप के इसमें आपको जीनोटाइप प्राप्त हुए हैं। ये जो आपको मिल रही है ना, ये पूरी क्या है, F2 जनरेशन है। क्या है बेटा, ये F2 जनरेशन है। ठीक है, F2 जनरेशन में मुझे टॉल कितने दिख रहे हैं, देखो अब मैं यहाँ पर रेशियो निकालता हूँ। रेशियो कौन सा निकालूंगा, पहले मैं जीनोटाइप का रेशियो देखता हूँ। इसमें मेरे पास कितने टाइप के जीनोटाइप बने हैं बेटा, 3 टाइप के, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी कैपिटल टी वाला 1 बना है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला 2 बना है, स्मॉल टी वाला 1 बना है। तो 3 टाइप के जीनोटाइप प्राप्त हुए हैं। तो जीनोटाइप का रेशियो कितना आया, 1:2:1। ठीक है, अब यहाँ पर फिनोटाइप का रेशियो देखते हैं बेटा। देखो, इन जीनोटाइप के कारण जो बाहर से हमको दिखाई देता है वो क्या कहलाता है बेटा, फिनोटाइप कहलाता है। तो फिनोटाइप में टॉल कितने हैं, ये 3 जो है ना लंबे दिखाई देंगे, एक बौना दिखाई देगा। तो बाहर से इन तीनों में कोई डिफरेंस नहीं कर सकते हो कि कौन सा प्योर टॉल है, कौन सा हाइब्रिड टॉल है। आप देखकर नहीं बता पाओगे, आप देखकर कभी नहीं बता पाओगे कौन सा हाइब्रिड वाला है, कौन सा प्योर वाला है। ठीक है, क्योंकि फिनोटाइपिक इफेक्ट कैसा दिखेगा, सेम दिखेगा। तो देखो, फिनोटाइप में 3 मुझे क्या दिखेंगे, रेशियो देखता हूँ किसका मैं, फिनोटाइप का बेटा। तो इसका फिनोटाइप रेशियो जो है ना वो क्या आता है, वो आता है 3:1। ठीक है, मेंडल भाई साहब ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद में एकदम चौंक गया। क्यों चौंक गया वो समझ लो। देखो इधर, मेंडल ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद चौंक गया। इस चौंकने के पीछे ना केवल एक रीज़न था, वो ये था कि उसने क्या लिया था, उसने होमोजाइगस डोमिनेंट ट्रेट लिया था, होमोजाइगस रेसेसिव ट्रेट लिया था, सेम कैरेक्टर का, दोनों में क्रॉस कराया। तो उसकी जो पहली जनरेशन आई ना वो पूरी की पूरी कैसे थी, टॉल थी। यानी डॉर्फ वाला तो गायब ही हो गया पहली वाली जनरेशन में। देखो सारी का सारी जनरेशन क्या है, टॉल है। फिर उसने क्या किया, इन्हीं फर्स्ट जनरेशन में सेल्फिंग करा दी। तो उसके बाद सेकंड जनरेशन में फिर से डॉर्फ कैरेक्टर पैदा हो गया। तो वो सोचा कि यार जो डॉर्फ कैरेक्टर पहले पेरेंट्स में था, F1 जनरेशन में गायब हुआ, दूसरे जनरेशन में कैसे आ गया। ठीक है, तो उसने क्या किया बेटा, इस पूरे सिस्टम की एनालिसिस किया। जो कुछ भी यहाँ पर हुआ ना उसकी उसने क्या किया, एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद उसने क्या बनाया, कोई कंक्लूजन बनाया होगा, यानी वो किसी निष्कर्ष पर पहुंचा होगा। इसका पूरे का एनालिसिस करने के बाद वो कुछ कंक्लूजन पर पहुंचा और उसी कंक्लूजन के आधार पर उसने अपने 2 लॉ दिए। कितने लॉ दिए बेटा, 2 लॉ, जिनको हम कहते हैं जेनेटिक्स के फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। तो जेनेटिक्स का जो फर्स्ट लॉ है और जेनेटिक्स का जो सेकेंड लॉ है ना वो इन्हीं के आधार पर आया था। ठीक है, तो आज की क्लास बेटा बहुत लंबी होती जा रही है, तो इसको हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि मेंडल ने अपने इस 1 जीन इनहेरिटेंस में जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया था, इसकी जो एनालिसिस की, इसके एनालिसिस से जो कंक्लूजन किया, इसकी एनालिसिस से बेटा जो क्या किया, कंक्लूजन किया, उस कंक्लूजन के आधार पर उसने क्या क्या चीज़ें दुनिया को बताई वो हम समझने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक कॉन्सेप्ट रखते हैं। क्लास बहुत लंबी होती जा रही है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे पर नेक्स्ट सेशन के साथ में, जिसमें हम लोग सीखेंगे 1 जीन इनहेरिटेंस का जो हमने क्रॉस कराया है, इससे मेंडल ने क्या कंक्लूजन निकाला और इससे उसने क्या लॉ बनाए हैं। तो हम लोग जो जेनेटिक्स के लॉ सीखेंगे ना वो हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है बेटा, तो ख्याल रखिए अपना, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करिए। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। ठीक है, थैंक यू।